क्यों अरावली की माइनिंग राजस्थान को बंजर बना देगी और कंबोडिया और थाईलैंड में क्यों एक मंदिर के लिए फिर से युद्ध हो सकता है और क्यों जापान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रीओपन किया और क्यों आईएमओ काउंसिल में इंडिया फिर से री इलेक्ट हो गया है। बहुत सारी मेजर अपडेट्स निकल के सामने आ रही हैं। अगर इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये आपको न्यूज़ मेन स्ट्रीम मीडिया पर देखने को नहीं मिलेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरावली टेंशन के बारे में। अरावली रेंज भारत की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज में से एक है। नॉर्थ इंडिया के क्लाइमेट बैलेंस में ये अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर को लेकर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है, जिसमें कहा गया है कि 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ियां हैं उनकी माइनिंग की जा सकती है, बशर्ते इन्वायरमेंटल नॉर्म को फॉलो किया जाए। इस ऑर्डर के बाद कई जगहों पर लोकल रेजिडेंट, इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ और एनजीओ ने प्रोटेस्ट शुरू किया है। लोगों का कहना है कि अरावली पहले ही इलीगल माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन और अर्बन एक्सपेंशन से कमज़ोर हो चुकी है। ऐसे में माइनिंग की छूट देना इकोलॉजिकल डिजास्टर को इनवाइट कर सकता है। प्रोटेस्ट करने वालों का डर है कि इससे ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जाएगा और डस्ट पोल्यूशन बढ़ेगा और एनसीआर जैसे इलाकों में क्लाइमेट इम्बैलेंस और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। वहीं गवर्नमेंट और माइनिंग लॉबी का आर्गूमेंट है कि कंट्रोल माइनिंग से रॉ मटेरियल सप्लाई, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। सुप्रीम कोर्ट का फोकस है कि अगर माइनिंग साइंटिफिक तरीके से की जाए और मॉनिटरिंग की जाए तो कंप्लीट वेन प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में अगर हम देखें तो ट्रस्ट डिफिशिएट हुआ है। यही वजह से प्रोटेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। अरावली टेंशन अब सिर्फ इन्वायरमेंटल इशू नहीं रहा, बल्कि एक पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट बनता जा रहा है। अब हम बात करते हैं कंबोडिया और थाईलैंड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। साउथ ईस्ट में इस कंबोडिया और थाईलैंड के बीच पुराना बॉर्डर डिस्प्यूट फिर एक बार सरफेस पर आ गया। दोनों देशों की सीमा पर स्थित कुछ डिस्प्यूटेड जोन्स, खासकर एशियंट टेम्पल एरियाज को लेकर मिलिट्री मूवमेंट और अग्रेसिव हो गया है। हाल ही के दिनों में दोनों साइड ने ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट बढ़ाई हैं, जिससे रीजनल स्टेबिलिटी पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट की रूट्स हमें हिस्ट्री में मिलती हैं। कॉलोनियल इरा में खींची गई बाउंड्रीज आज भी अनक्लियर हैं। इसी वजह से कंबोडिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पुराने रूलिंग्स को साइट करता है, जबकि थाईलैंड ग्राउंड कंट्रोल और सिक्योरिटी कंसर्न की बात करता है। आसियान रीजन्स में स्टेबिलिटी के लिए ये टेंशन एक और सीरियस वार्निंग के लिए बनकर सामने उभरा है। एक्सपर्ट का मानना है कि यह सिर्फ लोकल डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि चाइना, यूएस और रीजनल पावर की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी इस इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस को बढ़ा रही हैं। साउथ चाइना के बाद अगर मेल एंड साउथ ईस्ट एशिया में कोई टेंशन अनस्टेबल कर सकता है तो वो यही है। ग्लोबल ट्रेड्स और रीजनल अलायंस पर इसका गहरा असर हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल सिचुएशन फुल स्केल वॉर से दूर है, लेकिन कोई भी एक मिस एस्केलेशन इसके रिस्क को बढ़ा सकता है। अब हम बात करते हैं जापान के नए न्यूक्लियर वेपन के बारे में। जापान ऑफिशियली एक नॉन न्यूक्लियर कंट्री है और हिरोशिमा नागासाकी के बाद उसका न्यूक्लियर स्टेंस हमेशा पीसफुल रहा है, लेकिन हाल ही के समय में जापान के सिक्योरिटी डिस्कोर्स में एक बड़ा शिफ्ट हमें देखने को मिला है। चाइना के अग्रेसिव मिलिट्री पोस्चर और ताइवान स्ट्रेट के टेंशन और ईस्ट चाइना सीज में चाइनीज नेवल एक्टिविटीज़ ने जापान को मजबूर किया है कि वो अपनी डिफेंस स्ट्रेटजी को रिथिंक करे। हाल ही में जापान ने ऑफिशियली न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम शुरू तो नहीं किया, लेकिन इसके पीछे अपने संकेत दिए हैं। स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट ओपनली डिस्कस कर रहे हैं कि जापान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पोटेंशियल मौजूद है। एडवांस टेक्नोलॉजी हो, प्लूटोनियम स्टॉक पिल्स हो और मिसाइल सिस्टम इसे टेक्निकली कैपेबल बनाते हैं। हाल ही में चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट और जापान फोर्स के बीच क्लोज इनकाउंटर ने टेंशन को और बढ़ा दिया है। जापान अब यूएस अलायंस के साथ अपनी इंडिपेंडेंट डिटरेंस पर फोकस बढ़ा रहा है। यही सिचुएशन पूरे एशिया पैसिफिक रीजन के लिए डेंजरस सिग्नल बनकर सामने आई है। अगर जापान चाइना राइवलरी एक्सेलरेट होती है तो इसका इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर हमें देखने को मिलेगा। न्यूक्लियर डिबेट के अभी भी कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन डिस्कशन का ओपन होना ही यह बताता है कि रीजन कितना अनस्टेबल हो चुका है। अब बात करते हैं आईएमओ काउंसिल में इंडिया की जीत के बारे में। इस टेंशन के बीच
इंडिया ने ग्लोबल डिप्लोमेसी में एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। इंडिया को इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी IMO काउंसिल में फिर से री इलेक्ट किया गया है। साथ ही यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड में इंडिया को स्ट्रांग मैंडेट मिला है। यह दिखाता है कि वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया की क्रेडिबिलिटी और लीडरशिप लगातार मजबूत हो रही है। IMO काउंसिल में री इलेक्शन का मतलब ये है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी, शिपिंग लॉज और ओशियन गवर्नेंस में इंडिया की वॉइस और इन्फ्लुएंस दोनों बढ़ा है। वही यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड में इंडिया की प्रेजेंस एजुकेशन, कल्चर, हेरिटेज प्रोटेक्शन जैसे मुद्दों पर ग्लोबल डिसीजन को सेव करेगी। इस अचीवमेंट के पीछे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्ट्रॉन्ग ग्लोबल इमेज और एक्टिव डिप्लोमेसी, ग्लोबल साउथ लीडरशिप का बड़ा योगदान माना जा रहा है। G20 प्रेसिडेंसी से लेकर इंटरनेशनल फोरम तक इंडिया अब सिर्फ पार्टिसिपेंट नहीं है बल्कि एक एजेंडा सेटर के रूप में उभर कर सामने आया है। यह चारों खबरें हमें यह बताती हैं कि दुनिया ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है। कहीं पर इन्वायरमेंटल बनाम डेवलपमेंट की लड़ाई है तो कहीं बॉर्डर और हिस्ट्री के डिस्प्यूट हैं। अगर आपको ऐसी डीप जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको कौन सी इसमें खबर सबसे अच्छी लगी। धन्यवाद। Yeah.